हे गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सॉरी, मैं आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाई मॉर्निंग में बिकॉज़ 10th का रिज़ल्ट आज अनाउंस्ड हुआ एंड आई वाज क्वाइट बिज़ी बिकॉज़ ऑफ दैट। सो सॉरी। एंड आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th के लिए है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सो रिटन बाय खुशवंत सिंह। I have already told you, I have already told many students that कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चा जब आप स्टोरी स्टार्ट करने से पहले या कोई पोएम स्टार्ट करने से पहले ऑथर या पोइट की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो खुशवंत सिंह के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, आप विकीपीडिया स्पेशली प्रेफर किया करिए। उस पर जाकर वो किस तरह के राइटर थे, किस एरा से वो बिलोंग करते हैं, किस जॉनरा में उनका एक्सपर्टीज़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर 2-3 लाइंस अगर आप अपने आंसर में अगर खुशवंत सिंह के बारे में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्क्स के बेसिस पे भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, आपको मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा। एंड कहीं ना कहीं आपको इन फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होता है आपके लिए कि आपके पास इतने सारे राइटर्स की नॉलेज है, आपके पास आपने इतने सारे राइटर्स को पढ़ा है। एंड हर राइटर की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। खुशवंत सिंह जो हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर। उनकी सबसे वेल नोन जो नावल है वो है अ ट्रेन टू पाकिस्तान। बेसिकली वो 1947 के बारे में है, जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। सो बेसिकली वो ज़्यादातर जो अपनी नॉवेल्स के जो बैकड्रॉप होते हैं या सेटिंग होती है वो पार्टीशन के टाइम के ही होते हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुली वो पिक्चराइज करते हैं किसी भी सीन को या किसी भी स्टोरी को। आप लोगों को जब आप पोर्ट्रेट ऑफ लेडी मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के पिक्चर को आप लोगों के सामने रखा है। पोर्ट्रेट मतलब एक आप पिक्चर की बात सिर्फ यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया है, इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया है कि कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट हो रही है हमारे मन में भी, किस तरह का उनका कैरेक्टर था, किस तरह से उनका बिहेवियर था, उनकी इनर ब्यूटी कैसी थी, वो आउटर तरीके से कैसी थी। तो पूरा एक होल पिक्चर जो है, एक होल पिक्चर आपके दिमाग में उन्होंने डालने की कोशिश की, आपके दिलो दिमाग में डालने की कोशिश की है एंड पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट एंड वन बाय वन जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड क्लास 11th जैसे कि मैंने क्लास 12th के स्टूडेंट को बताया है उनकी वीडियोज़ में, मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू इतने सॉल्यूशंस। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मेरे लिंक के बिलो में जाओ एंड क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल है। नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी आई एम दैट काइंड ऑफ टीचर। मैं हमेशा से अपने बच्चों को बोलती हूँ कि थिंकिंग डेवलप करना ही लिटरेचर का काम होता है। एंड अगर वो थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है आपके अंदर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपका लिटरेचर पढ़ने का। कहीं ना कहीं एक आपका परसेप्शन डेवलप होता है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर या कोई भी इशू को लेकर। और अगर मैं ही कॉपी पेस्ट करके आपको दे दूँ और आपको पेस्ट करना पड़े सो कोई मतलब नहीं होगा साहित्य को पढ़ने का। सो क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद लिखने हैं एंड आप मुझे कमेंट कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। और अगर मुझे लगेगा कि एक्यूरेट नहीं, हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, जो आपका थर्ड पार्ट होगा फर्स्ट, क्योंकि सारे वीडियोज़ में हमेशा 2 पार्ट्स में बनाऊँगी आप लोगों के। तो जो थर्ड पार्ट होगा आप लोगों का वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, समटाइम्स उन्हें क्वेश्चन की मीनिंग समझ में नहीं आती है। एंड जब क्वेश्चन की मीनिंग समझ में नहीं आएगी सो इट वाज तो देखिए इट वुड क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो समझ नहीं पाते उनको आंसर कर पाना। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं एक सही डायरेक्शन दे पाऊँ, क्वेश्चन का मीनिंग बता पाऊँ एंड आंसर क्या लिखना है, क्या आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने 12th की वीडियोज़ में बताया है कि देयर आर 3 पर्सपेक्टिव्स ऑफ इन लिटरेचर। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो जो भी अपलोड करती हूँ कुछ एडिटेड नहीं होते हैं, सिंपली मैं रिकॉर्ड करती हूँ एंड जस्ट मैं अपलोड कर देती हूँ। सो
पार्डन मी फॉर माई लैंग्वेज, पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक्स। सो परसेप्शंस जो होते हैं, जो थिंकिंग होते हैं किसी टॉपिक को लेकर, वो 3 तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन जो ऑथर का होता है, राइटर का होता है। द सेकेंड वन जो टीचर का होता है, जो आपको पढ़ा रहा है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो डिकोड करने की कोशिश करता है कि राइटर ने क्या कहा। एंड द लास्ट वन जो आपका परसेप्शन होता है। एंड आपका परसेप्शन भी गलत नहीं होता है। अगर आप किसी टॉपिक को लेकर कोर जो है वो अगर आप सेम रखते हो एंड डिफरेंट थिंकिंग रखते हो उस टॉपिक को लेकर, तो आप अपने आंसर्स लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे आंसर से आपके आंसर्स मैच करें। सो कहीं ना कहीं लिटरेचर आपको ये फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हो आपका। कहीं ना कहीं ये ना हो कि लिटरेचर का मतलब ही होता है कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी डेवलप करना, और अगर आप इन ह्यूमन पाथ पर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं गलत नॉलेज ले रहे हैं। सो अगर कोर आपका पॉजिटिव है एंड उसके बाद आप एलेबरेट करने की कोशिश कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, सो जो आपने आंसर लिखा होगा वो करेक्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट, हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। ये स्टोरी बेटा, बिफोर स्टार्टिंग आपको मैं थीम बता दूं कि बहुत सारे थीम्स हैं। कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर जो मेन थीम होता है एंड बहुत सारे सब थीम्स होते हैं। सो जो मेन थीम है वो ये है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं एंड उनके क्या अरमान होते हैं, वो किस तरह का फीलिंग रखते हैं। एक रिलेशनशिप को दिखाया गया है बिटवीन ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर, एंड किस तरह से इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम उनको बहुत पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऐसे एज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ठहराव बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर भागम भाग वाली चीज़ नहीं होती है। वो हर चीज़ को सोचते समझते हैं, उसे फील करते हैं। एंड हमारी जनरेशन को सोचने समझने की फुर्सत नहीं मिलती है, बस वो भाग रहे हैं एक रैट रेस में। सो बहुत मुश्किल होता है। एक होता है कि एक मिड में एक जनरेशन है एंड आप 2 जनरेशन, फार फ्रॉम 2 जनरेशन्स, एक ऐसे जनरेशन से आपका टाई अप होना एंड उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम उनको बहुत पीछे छोड़ आते हैं, जो कहीं ना कहीं रीज़न है हमारे एग्जिस्टेंस का। सो हम स्टोरी को पढ़ते पढ़ते हमें बहुत सारे हम थीम को डिस्कवर करेंगे। इनोसेंस के थीम को डिस्कवर करेंगे, काइंडनेस के थीम को डिस्कवर करेंगे, सेल्फलेसनेस को डिस्कवर करेंगे। एक रिलेशनशिप कैसा होता है ओल्ड पीपल का विद द यंग वंस, उसको डिस्कवर करेंगे। कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एंड एनिमल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम डिस्कवर करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुली खुशवंत सिंह ने पिक्चराइज किया है इन सारे रिलेशनशिप्स को, इन सारे थीम्स को, जो कि आपको आगे चल के पता चलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। अब सबकी ग्रैंड मदर, अब दादी अगर आपके दिमाग में एक जैसे ही आप दादी नाम आता है तो एक इमेज स्ट्राइक होती है, बूढ़ी सी, थोड़ी सी झुकी सी, डंडा लिए हुए, तो एक सिमिलर इमेज क्रिएट होती है सभी के मन में। तो जो ऑथर हैं उनकी भी दादी बिल्कुल ही हमारी दादी जैसी थी, आपकी दादी जैसी थी, जैसे कि सबकी दादियाँ होती हैं, कुछ ऐसा अलग नहीं था। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। मतलब मैं 20 सालों से जान रहा हूँ उनको, एंड वो 20 सालों से ही वैसी ही हैं। मतलब उनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, वो बूढ़ी हैं जब से मैं जान रहा हूँ। मतलब मैंने उनको कभी उनके जवानी के स्टेज में नहीं देखा है। मैं जब से पैदा हुआ हूँ एंड इट्स बीन 20 years, एंड अभी तक मैं उन्हें बूढ़ा ही देख रहा हूँ। मैंने कभी भी उनको उनके यंग एज में नहीं देखा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 साल तक एक वक्त ही थम गया है एंड वो शुरू से ही बूढ़ी हैं, वो शुरू से ही ओल्ड है। यहाँ पे चाइल्ड के इनोसेंस को दिखाया गया है, बहुत ही फनी एलिमेंट का यूज़ किया गया है। जब कुछ जो पैरा है, स्टार्टिंग की जो पैरा है, यहाँ पे जो खुशवंत सिंह हैं जो ऑथर हैं वो छोटे हैं, तो बच्चों के मन में क्या चलता है अपने आसपास के लोगों को देखकर, वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया है, एक्सप्लेन किया है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। एक बच्चे की ये थिंकिंग है कि उसके लिए इमेजिन कर पाना कि यार एक टाइम पे मेरी दादी सुंदर हुआ करती थी, या उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे, एंड एक लव, एक रोमांटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप उन्होंने फॉर्म किया है, उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था ये बिलीव कर पाना। ये बच्चे का है। अभी अगर हमसे कोई पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा हाँ यार, जैसे कि हमारी एज इतने, हम इस एज में हैं तो हम बच्चे थे यानी हम बूढ़े भी होंगे। एंड एक होता है ना, एक साइकिल है
लेकिन एक बच्चे के मन में ये चीज़ आती है कि जो बूढ़ा होता है वो बूढ़ा ही रहता है हमेशा के लिए वो कभी जवान नहीं रहता है। एंड उनके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट था ये बिलीव कर पाना कि उनके हस्बैंड है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेंटल पीस क्या होता है कि जहाँ पे आग जलती रहती है एंड उसके ऊपर जो रैक होता है उसके ऊपर फ़ोटो लगी हुई है ग्रैंड फादर की। एंड जो ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट है ही वोर अ बिग टर्बन, उनको एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे दादा लोग नहीं होते बड़े ऐसे टर्बन पहने हुए, पगड़ी डाले हुए, लंबी सी दाढ़ी होती है, उनके चेस्ट तक जाती है, उनके चेस्ट तक को कवर करती है। और वो इतने बूढ़े हैं कि ऐसा लगता है कि मतलब वो 100 साल के तो कम से कम होंगे ही। एंड ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। एंड उनको देखकर कभी लगता ही नहीं था कि यार इनके बच्चे और पत्नियां हो सकते हैं क्या। मुझे लगता था कि यार ये बहुत बूढ़े हैं, ये तो था कि दादा आदम ज़माने के बहुत बूढ़े हैं, बहुत पहले के हैं। एंड मुझे लगता है कि उनके बच्चे नहीं हो सकते, उनकी बीवी नहीं हो सकती है। सो कहीं ना कहीं एक फ़नी जब भी बच्चे बात करते हैं, जब भी बच्चे एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो बड़े होते हैं वो हंसते हैं, उनके लिए वो ह्यूमर होता है। बच्चों का वो इनोसेंस होता है, बट हमारे लिए वो ह्यूमर होता है, हमारे लिए वो हंसी मजाक वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे खुशवंत सिंह भी एक बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो दादा दादी हैं वो कभी यंग नहीं हो सकते, उनके बच्चे नहीं हो सकते हैं, वो उनकी शादियाँ नहीं हो सकती हैं। He looked as if he could only have a lots and lots of grandchildren. उनको देखकर बस ऐसा लगता था कि शुरू से ही बस उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन से, बहुत सारे पोता नाती, बस यही हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी ज़माने में वो हीरो माफिक होंगे एंड उनकी सुंदर सी गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी। सो कहीं ना कहीं ऑथर के लिए एट द एज ऑफ ना एडोलेसेंस या एट द एज ऑफ चाइल्डहुड, उसके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट था ये एक्सेप्ट कर पाना कि उसके दादा दादी कभी यंग हुआ करते थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. यहाँ पे the thought was almost revolting मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि accepted नहीं था मेरे लिए। जब भी मेरे मन में ये thought आता तो मुझे लगता था नहीं 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 नहीं, ये accepted नहीं है, ये thought गलत है, ये आ ही नहीं सकता मेरे दिमाग में। जब भी ये चीज़ मैं सोचता था कि एक टाइम पे मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो यंग थी और प्रिटी थी, वो सुंदर थी, तो ये मेरे लिए सोच पाना ही कहीं ना कहीं रिवॉल्टिंग हुआ करता था। कहीं ना कहीं ये मेरे तो ना ट्रुथ के अगेंस्ट होता था कि मैं ये बिलीव करूँ इस चीज़ पे। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स एंड शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमेशा बताया करती थी जब वो बच्ची थी तो वो बहुत सारे गेम्स को खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। एंड उस समय पता है बड़ा एब्सर्ड मतलब एक होता है ना कि बड़ा इलॉजिकल सा लगता था कि यार कोई लॉजिकलिटी नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है, सही नहीं है ये बात। अनडिग्निफाइड मतलब कि इस बात को आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, डिसरिस्पेक्ट सा लगता था कि यार किसी ज़माने में वो बच्ची हुआ करती थी और खेलती थी। ऐसे ही जैसे आप कंपेयर करते हो ना कि बहुत जो सेंट हुआ करते, साधु लोग, जब पुराने ज़माने में, फेबल्स यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है। फेबल्स का मतलब होता है कि जो कहानियाँ जो आपको मॉरल लेसन सिखाती हों। तो अक्सर नहीं होते जो साधु, जो बहुत पुराने ज़माने के लोग होते हैं, उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। उन कहानियों में क्या होता है, अच्छे अच्छे टीचिंग्स होते हैं, मॉरल लेसन्स होते हैं, जो करेक्ट नहीं होता, बट ये होता है कि ऑथेंटिक नहीं होता, सही नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाता है। सो कहीं ना कहीं वैसी ही कहानियाँ हैं जो झूठ की कहानियाँ होती थी, जो हमें मॉरल लेसन देती थी। हमारी दादी की भी कहानी बचपन की ऐसी लगती थी कि बड़ी मनगढ़ंत सी है, बड़ी इलॉजिकल सी है। एंड मुझे नहीं लगता था कभी मेरी दादी बच्ची भी हो सकती हैं और खेल भी सकती हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली पेंट। जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ वो हमेशा से एक छोटी सी, थोड़ी सी फैट, थोड़ी सी मोटी सी, एंड स्लाइटली पेंट। आपको पता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो थोड़ा झुक कर चलते हैं, तो जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं हमेशा उनको ऐसे ही देखा हूँ। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, रिंकल्स एंड रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। आपको मैं एक चीज़ बता दूं बेटा कि क्रिस क्रॉस मतलब क्या होता है। ओके, सीरियसली मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट है ये यूज़ कर पाना। ओके, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में रहती हैं, एंड इस पैटर्न को हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं। ओके, आई एम सॉरी। ओके 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 सो वेयर आई वॉज रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। रिंकल्स की वजह से झुर्रियाँ जो पड़ती हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर ना स्किन लूज हो जाते हैं बूढ़े लोगों का। तो मैं जब से उनको देख रहा हूँ वो इतनी ही बूढ़ी हैं,
and no, we were certain she had always been as we had known her. और जहाँ तक मुझे पता है ना, मैं एकदम श्योर हूँ कि कभी भी मेरी दादी थी ना, जो अभी हैं वो शुरू से ही ऐसी होंगी. बहुत फ़नी है, क्योंकि जो साइकिल होता है एज का वो हम सबको पता है. लेकिन ट्रस्ट मी बच्चा, अगर खुशवंत सिंह अपने बचपने में ये सोचते हैं ये चीज़ को, तो हर बच्चा अपने बचपने में ये चीज़ सोचता ही. अभी हमें बड़ा इलॉजिकल सा लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे अगर वो बचपन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही एक इनोसेंस को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, कि जो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी दादी कभी यंग हो सकती हैं, या ब्यूटीफुल हो सकती हैं, या प्रिटी हो सकती हैं. ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ओल्ड हैं, इतनी बुरी तरह से ओल्ड हैं दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. इतनी बूढ़ी हैं कि यार इससे ज़्यादा बूढ़ी तो हो ही नहीं सकती हैं. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स. एंड वो अपने पीक पॉइंट पे हैं, बुढ़ापन के पीक पॉइंट पर हैं. एंड मैं 20 साल से उनको उतना ही बूढ़ा देख रहा हूँ. एंड आई थिंक ये हाईएस्ट पॉइंट है उनके बुढ़ापे का. मुझे नहीं लगता कि कोई इससे भी ज़्यादा बूढ़ा हो सकता है. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ब्यूटिफुल. यहाँ पे राइटर ने 2 वर्ड्स का यूज़ किया है, प्रिटी एंड ब्यूटिफुल. बच्चा नॉर्मली अगर हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो अगर आप बहुत सारे लोगों को अगर आप देखते हो अप्रिशिएट करते हुए, गर्ल्स को स्पेशली, बॉयज़ को स्पेशली गर्ल्स को करते हुए, या यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी या यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, तो हम कहीं ना कहीं दोनों की मीनिंग को सेम समझ लेते हैं. लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. यहाँ पे प्रिटी का मतलब खुशवंत सिंह ने ये यूज़ किया है कि आउटर जो ब्यूटी, जो फिजिकल अपीयरेंस था, शायद वो कभी प्रिटी नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. लेकिन इनर ब्यूटी जो थी, जो उनका इनर सोल था, वो बहुत ही खूबसूरत था. तो यहाँ पे आउटर एंड इनर ब्यूटी को कंट्राडिक्ट किया गया है, कंपेयर किया गया है, जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है. तो उनको लगता है कि उनकी जो दादी हैं वो आउटरली तो ब्यूटीफुल, प्रिटी नहीं है, सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, बट अंदर से, मन से, दिल से, सोल से, अपनी आत्मा से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ऑथर और उनके ग्रैंड मदर के बीच में जो लव का कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है. वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अपने दादी को. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन spotless white, with one hand resting on a vase to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. बेटा हॉबल्ड मतलब होता है कि जैसे आप लोग देखे हो कि बूढ़े लोग ना थोड़े अजीब तरीके से चलते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में बेटा आप लोगों के शरीर के अंदर एक स्टिफनेस होती है. कहीं ना कहीं बॉडी जो होती है वो मूवमेंट बहुत कम कर पाती है, जिसकी वजह से आप जो एक होता है ना कि प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग होता है, वो बहुत मुश्किल हो पाता है. तो कभी कभी आप देखते हो ना कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो डंडे का सहारा लेके चलते हैं, या पैर को फैला कर थोड़ा सा मटक इज़ एन इनकरेक्ट वर्ड, थोड़ा अजीब से चलते हैं, लड़खड़ा के चलते हैं, उसको हॉबल्ट कहते हैं. थोड़ा झुक के चलते हैं. एंड वो कपड़ा क्या पहनी रहती है, बहुत ही क्लीन सा वाइट कपड़ा. जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कल्चर में जो विडो होते हैं, दादाजी उनके नहीं हैं, तो शुरू से ही जो दादी हैं वो वाइट कपड़ा ही पहनते आई हैं जब से जो उनकी ग्रैंडसन है, जो ऑथर है, वो पैदा हुए हैं. एंड हमेशा उनके हाथ में वो जो आप लोगों में होता है, मतलब नॉर्मली जो हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करते हैं, दोनों के ही हाथों में, नॉर्मली जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथों में एक मोतियों की माला होती है. आप लोगों में एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है क्या कहा जाता है, हमारे में तस्बीह कहा जाता है, जो हम कहीं ना कहीं भगवान की पूजा या जो इबादत करते हैं वो कंटिन्यू हमारे लबों पे होती है, हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं. Her silver locks were scattered and untidily over the pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. यहाँ पे सिल्वर लॉक्स, यहाँ पे अक्सर लॉक्स का इस्तेमाल ये लोग कहते हैं कि ताला है. मैंने जब मैं पढ़ा रही थी अपने बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को, तो उन्होंने बोला कि मैम सिल्वर कलर का ताला नहीं. यहाँ पे लॉक्स इस्तेमाल हुआ है हेयर के लिए, एंड सिल्वर इस्तेमाल हुआ है जो ग्रे है, ग्रेश. तो जो उनकी दादी का जो बाल था वो ग्रे था, सफ़ेद हो चुका था. एंड स्कैटर्ड, बहुत ही उलझा हुआ था, अच्छे से कंघी नहीं किया हुआ था. अनटाइडी मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से कॉम्बिंग नहीं हुई थी, कॉम करके नहीं रखा था. आप लोग अक्सर देखते हो कि प्रॉपरली हम जो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होते हैं, प्रॉपरली बहुत जगह पे अच्छा केयर नहीं मिल पाता है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं उनके हर चीज़ों पे. एंड उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो प्रॉपरली अपनी केयर कर सके. तो उनकी दादी भी बिल्कुल ही वैसी थी. एंड उनका जो चेहरा था वो पेल था, थोड़ा सा होता है
ना कि जो आप वीक लोग होते हैं उनका चेहरा जो होता है वो थोड़ा सफ़ेद सा पड़ जाता है, पीला सा पड़ जाता है, उनकी कमज़ोरी दिखती है। पकर्ड फेस मतलब होता है बेटा कि जब आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं ना, आपकी जब चेहरा बहुत ज़्यादा, स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, तो जो होंठ होते हैं वो कहीं ना कहीं सिकुड़ के आगे की तरफ आ जाते हैं। अभी अगर आपके दादी हैं या दादा हैं जो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, कभी आप ध्यान से देखिएगा, नॉर्मली हमारे पास वक्त नहीं होता ध्यान देने का अपने बड़ों के ऊपर, क्योंकि हम भागते होते हैं, हमें रेस जीतनी होती है, और जब वाकई में हम ठहरते हैं तब तक वो हमारे पास नहीं होते ध्यान देने के लिए। सो उनके रहते ही उनकी वर्थ को समझिए एंड कभी ध्यान दीजिएगा कि वो कितने वीक हैं, कितना अकेलापन महसूस करते हैं, और कितना वो एक्सपेक्ट करते हैं एंड डिज़र्व करते हैं। कहीं ना कहीं उनका डिज़ायर होता है कंपनी का, बेसिकली आपकी कंपनी का, क्योंकि जितना वो अपने बच्चों से करीब नहीं होते हैं, ज़्यादातर जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर होते हैं अपने बच्चों से नहीं करीब होते हैं, बल्कि अपने पोतों एंड पोतियों से ज़्यादा करीब होते हैं, अपने ग्रैंड सन्स एंड डॉटर से ज़्यादा करीब होते हैं। सो हमें उनको वक्त देना चाहिए। सो यस, शी वॉज़ ब्यूटिफुल, वो ब्यूटिफुल थी, दिल से ब्यूटिफुल थी। यहाँ पे मेंशन आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करिएगा बेटा कि वो अपनी जो ग्रैंड मदर की जो इनर ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं, आउटर ब्यूटी की नहीं। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। अब यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुली उन्होंने सिमिली का यूज़ हुआ है। ओके, मैं पोइटिक डिवाइसेस में नहीं जाऊंगी, एक अलग से क्लास आप लोगों की चलाऊंगी पोइटिक डिवाइसेस की, जिसमें पोइटिक डिवाइसेस मतलब कि हिंदी में अलंकार कहते हैं, तो इंग्लिश में बेसिकली स्कूल्स वाले नहीं पढ़ाते हैं पोइटिक डिवाइसेस, बट आई एम गोइंग टू डेफिनेटली टीच यू। सो एक अलग क्लास होगी उसके लिए, बस आप समझ लीजिए कि कंपैरिजन किया है उन्होंने, एंड कंपेयर बहुत ही ब्यूटीफुली किया है। जब आप किसी ठंडी जगह पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो जहाँ पे बर्फ़ गिरे होते हैं, बड़ी अजब सा एक सुकून होता है, एक कहीं ना कहीं शांति होती है। सिमिलरली अपनी दादी जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उनकी कंपनी में वैसी ही बहुत ही ज़्यादा कामनेस, कंटेंटमेंट, वही सेम काइंड ऑफ पीसफुलनेस लोगों को फील होता है एंड मुझे फील होता है, बिल्कुल जैसे कि हम किसी उस जगह के सीन में खड़े हैं जहाँ पे पहाड़ हैं और बर्फ़ है एंड बहुत शांति है। तो कहीं ना कहीं वो ये बता रहे हैं कि उनकी जो दादी थी वो बहुत ही काम, कंपोज, पीसफुल, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं। जब आप उनके पास जाओगे सिर्फ आपको लव एंड अफेक्शन मिलेगा, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर अ गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे वर का यूज़ हुआ है, ठीक है ना कहीं एक दोस्ती थी जब खुशवंत सिंह छोटे थे, उनकी दादी एंड उनके बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। उनके पेरेंट्स कहीं बाहर चले गए थे सिटी लाइफ में अपना करियर बनाने के लिए, या जो भी रीज़न हो सकता है, एंड तब तक उन्होंने अपने बच्चे को अपने मदर के पास छोड़ दिया था, एंड कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप हो गया था बिटवीन ऑथर एंड ग्रैंड मदर। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know that by heart. बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने ये चीज़ बोली है कि बस उनकी दादी और वो रहा करते थे, एंड किस तरह से वो सुबह सुबह उठ जाया करती थी। सॉरी एक लाइन मिस हो गया। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी कॉन्स्टेंट, वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, एंड तब तक हम लगातार, जब तक मेरे पेरेंट्स सिटी में थे तब तक हम साथ में लगातार रहते थे। और वो सुबह उठती थी मॉर्निंग में, वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी, वो मॉर्निंग प्रेयर बोलती रहती थी। मोनोटोनस मतलब यहाँ पर है होता ना कि एक लय में कंटिन्यूटी लगी उनकी बनी रहती थी। वो प्रेयर्स बोल रही हैं, चाहे वो संस्कृत में बोल रही हो या हिंदी में बोल रही हो, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा डल साउंड करता था। मतलब कि आप कंटिन्यू अगर प्रेयर्स बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एक डलनेस रहती है, लेकिन एक लय में रहती थी। वो कंटिन्यू प्रेयर्स बोलते बोलते उनको तैयार करती थी, उनको नहलाती थी, उनको उनका ड्रेसअप करती थी, एंड ये होप करती थी उनकी ग्रैंड मदर की ये जो प्रेयर्स वो बोल रही हैं वो उनको सुने, एंड
इतने अच्छे से सुने कि उनको दिल से याद हो जाए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि जो हमारे उस जनरेशन के लोग होते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर वाले जनरेशन के, उनके लिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। उन्हें लगता है कि रिलीजन जो है कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को बरकरार रखता है, बनाए रखता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी ये फील होता है कि चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, दुनिया का कोई भी रिलीजन, अगर आप उसे करेक्टली फॉलो करते हो तो सिर्फ आपके अंदर अच्छाई आती है। एंड इसीलिए जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर वो मॉरल लेसन्स, वो एथिक्स जो हैं वो कभी हमारा साथ ना छोड़े, वो हमारे अंदर हमेशा से ही रहे। क्योंकि बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे एंड अलग अलग प्रोफेशंस के लोग बिलोंग करते होंगे, बट दुनिया में अच्छे इंसान की बहुत कमी है। सो सबसे पहले हमें अच्छे इंसान बनना चाहिए एंड देन whatever you want to become. सो यहाँ पर उन्होंने तैयार किया एंड किस तरह से वो तैयार कर दिया। लेकिन आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट। एंड जस्ट लाइक एवरीवन, जो बच्चे होते हैं वो सुनते तो हैं, उनकी आवाज़ भी उन्हें अच्छी लगती थी, बट कभी मैंने बॉदर्ड मतलब कि मैं इतना कंसर्न कभी नहीं हुआ, कभी मैंने फ़िक्र नहीं की कि मैं उसको याद करूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट नहीं था मुझे धर्म में और ये सारी चीज़ों में। देन शी वुड फेच my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, and tie them all in a bundle and hand it to me. यहाँ पर किस तरह से वो कर रही हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखिए, फैच मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग, टू गेट समथिंग, ठीक है। कुछ चीज़ लाकर, कोई चीज़ रखी है दूर पे, उसी चीज़ को लेकर आना एंड किसी को देना, ठीक है, लेकर आना। एंड उस अगर स्पेशली हम फैच जो वर्ड है वो नॉर्मली हम डॉग्स के साथ हे रॉक्सी फैच द बॉल, वो दौड़ कर जाता है बॉल लेकर, फिर हमारे पास आता है। तो फैच वर्ड स्पेशली हम एनिमल्स के साथ यूज़ करते थे, लेकिन अभी आप न्यू इंग्लिश में आप फैच वर्ड नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे टू गेट समथिंग। स्लेट पहले यूज़ होता था बेटा, पहले के ज़माने में कॉपीज़ नहीं हुआ करती थी, आप एक ब्लैक कलर का स्लेट हुआ करता था, हम चॉक से लिखा करते थे। वो टाइम भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम था जब चॉक्स आया करते थे, मार्कर नहीं हुआ करते थे। कभी कभी हम चॉक खा भी लिया करते थे, तो किस तरह से वो चॉक को चिपका कर प्लास्टर करके वो स्लेट के साथ रख दिया करती थी। अर्दन जब वर्ड आए बेटा तो समझ जाइए कि अर्दन मतलब होता है कोई भी मिट्टी से बनी हुई चीज़। तो जो इंक पॉट था वो मिट्टी का बना हुआ था, एंड किस तरह से वो सारी एंड रेड पेन रख के सारे उनके जितने भी स्कूल में लगने वाली चीज़ें थी उनको इकट्ठा करके बंडल बना के रैप करके उनको बैग में दे दिया करती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। एंड उसके बाद मुझे नाश्ता कराते थे जिसमें क्या होता था कि बासी रोटी हुआ करती थी। स्टेल मतलब होता है बासी, कल की रोटी हुआ करती थी, उस पर वो बटर लगाकर एंड शुगर लगाकर अप्लाई करके वो दिया करती थी। एंड कुछ चपातीज़ जो थी वो विलेज डॉग्स के लिए रखा करती थी। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस करना आप कि ग्रैंड मदर जो थी ऑथर की वो बहुत ही ज़्यादा दिल की अच्छी थी। वो एनिमल्स के बारे में सोचा करती थी। ये कहीं ना कहीं एक थीम ऑफ इनोसेंस के बाद थीम ऑफ काइंडनेस को शो कर रहा है कि आप काइंडनेस जो होता है सिर्फ आप ह्यूमंस को नहीं शो करते हो, आप एनिमल्स को शो करते हो। एंड आई थिंक कि बेसिकली मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर आप एनिमल्स के टूवर्ड्स काइंड होते हो, ऐसे क्रीचर्स के टूवर्ड्स काइंड होते हो जो खुद बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं ज़्यादातर, एंड अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते हैं, अगर उनके टूवर्ड्स आप काइंड रहते हो, आई थिंक कि उससे बेटर ह्यूमन बीइंग कोई नहीं हो सकता। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. एक चीज़ याद रखिएगा, just let me see कि कितने मिनट्स हुए हैं बेटा, क्योंकि it's very important कि ज़्यादा मिनट्स ना हो। एक मिनट, चैप्टर कितना बाकी एक बारी मैं देख लेती हूँ कितने चैप्टर्स। ओके, सो आई थिंक कि दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा। आई थिंक कि इतना दिमाग में जाना काफ़ी है। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों का रिसेंटली, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 2 पार्ट्स में, एक पार्ट में अगर होगा तो बहुत लंबा हो जाता है, सो मैं 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। एंड जो आपका 3rd पार्ट होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर्स होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है। चैप्टर कंप्लीट
करने के बाद हम कुछ टीम्स पे डिस्कस करेंगे। वो काइंडनेस हुआ, वो इनोसेंस हुआ, वो रिलेशनशिप के बारे में हुआ, वो ओल्ड जो पीपल हैं उनके बारे में हुआ, हम ओल्ड एज होम के बारे में बात करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको सीखने को मिलेगा। एंड आई रियली वांट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स दैट कि वट एवर आई एम टीचिंग यू, जस्ट अप्लाई, जस्ट इम्प्लीमेंट दोज लेसन्स, दोज मॉरल लेसन्स इन योर लाइफ। बिकॉज अगर मैं लिटरेचर पढ़ा रही हूँ एंड आपके अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं हो रही है, ह्यूमैनिटी डेवलप नहीं हो रही है, अगर आप मोर ह्यूमन नहीं बन रहे हो, सो आई थिंक कि फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटो ने कहा है बच्चा कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट एजुकेटिंग द माइंड ऑफ पीपल बट एजुकेटिंग द हार्ट ऑल्सो। सो आप माइंड को एजुकेट कर सकते हो फिज़िक्स से, बायोलॉजी से, मैथ्स से, केमिस्ट्री से, बट अगर आपको बाय हार्ट एजुकेट होना है, सो आई थिंक कि साहित्य और लिटरेचर, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इससे बेहतर कोई मीडियम नहीं हो सकता। सो मेरा बेसिकली हमेशा से यही था कि अगर मैंने लिटरेचर ऑप्ट किया है, स्पेशलाइजेशन किया है इसमें, सो आई रियली वांट टू make student understand the importance of morality, the importance of humanity, the importance of peace and kindness, because in today's world it's very important. So that's it for today. Just wait for my next video. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगी, नहीं सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, थर्ड पार्ट में मैं आपको वीडियो दूंगी जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करूंगी। बिकॉज सारे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगी, सो दैट कि अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं चेक कर पाऊँ कि आप लोग की राइटिंग स्किल कैसी है, आप लोग प्रॉपरली लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, एंड अगर नहीं लिख पाते हो तो उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को मेरा ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, जो भी मेरी द वे आई एम टीचिंग आप लोगों को समझ में आता होगा। सो टेक केयर, टेक ऑल द प्रिकॉशंस, डोंट गो आउटसाइड ऑफ योर होम जब तक कि बहुत ज़रूरत ना पड़ जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, try to be more human and keep smiling. Bye bye.